सारे महापुरुषों को मेरा सादर नमन। कार्यक्रम के जिनके आतिथ्य में वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित है, दादा गोपाल पटेल जी, उनको मेरा चरण स्पर्श। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों को आपके सामने रखा और जिन जिन परिस्थितियों को उन्होंने आपके सामने रखा, समाज जीवन में जब वो जिस चीज को देखते हैं उसके आधार पर मनुष्य अपना विचार बनाता है। अब सवाल ये आता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की भूख केवल पेट की नहीं है। मनुष्य की भूख एक विचार की भूख होती है। मनुष्य की दो प्रकार की भूख होती है, एक शरीर के लिए पेट की भूख और दूसरी मनुष्य के मस्तिष्क के लिए विचारों की भूख। ये दो प्रकार की भूख होती है। हम जिस समाज में, और इसको अगर दूसरे तरीके से ये बात कही जाए कि समाज नहीं, हम जिस जाति में जन्म लेते हैं और उस जाति में जन्म लेने के बाद उस जाति का जो माहौल होता है, उस माहौल को सुनकर आदमी अपना विचार बनाता है। और भारत एक ऐसा देश है कि जो आदमी अपनी जाति में जन्म लेता है वो जाति में ही मरता है। तो इस बात को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता या इस बात को बड़े दृढ़ संकल्पित होकर नहीं कहा जा सकता कि मैं दूसरी जाति के विचारों के समान मेरा भी विचार है, ऐसा कभी भी डिक्लेयर नहीं कहा जा सकता। तो क्या हम ऐसा माने कि हमारे समाज के पास विचार नहीं है? अगर भूख दो प्रकार की होती है, एक शरीर को पालने पोसने के लिए पेट की भूख होती है और दूसरी मनुष्य को विचारों की भूख होती है, तो सवाल यह आता है क्या हमारे समाज के जो लोग हैं उनके पास विचार नहीं है? विचार है। और जो विचार उनके पास है वो कौन से विचार है? अगर जब तक आपको अपने समाज के पास कौन से विचार है इस बात की जानकारी नहीं होगी, और हमारी ड्यूटी यह है कि जो विचार हमारे समाज के पास है वो विचार हमारे नहीं है, इसलिए हम अपने विचार लेके अपने समाज के पास जा रहे हैं। हमारा समाज मनुष्य का समाज है और जो मनुष्य होता है वो सोचता है। हमारा समाज पशु समाज नहीं है। पशु सोचता नहीं है और हम मनुष्य हैं इसलिए हम सोचते हैं। तो जो मनुष्य सोचता है, सोचने वाले व्यक्ति के पास में विचार होता है और जो विचार होता है उस आधार पर जो देखता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, उस आधार पर अपना विचार वह बनाता है और उस अनुसार वह आचरण करता है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि मेरे पास जो विचार है ऐसे आप लोगों के पास भी विचार, आपका कुछ और विचार है और मेरा कुछ और विचार, क्योंकि मैंने दूसरे माहौल में जन्म लिया और आपने दूसरे माहौल में जन्म लिया, तो आपका और मेरा विचार अलग अलग होना संभव है।
जिस महापुरुष की जयंती की संगोष्ठी का कार्यक्रम है और उस महापुरुष के संगोष्ठी के आधार पर उनकी जो जीवन की जो परिस्थितियां हुई और जिसको हम इतिहास कहते हैं, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वल्लभ भाई पटेल अगर भारत के गृह मंत्री नहीं होते, अगर भारत के गृह मंत्री नहीं होते, तो क्या आप लोग उनको जानते? नहीं। दूसरी बात, अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो उनकी एक ऐतिहासिक घटना भी है कि उन्होंने बिखरे हुए भारत की रियासतों को एकत्र, जो असंभव कार्य था उस असंभव कार्यों को उन्होंने संभव किया, इसलिए वो ऐतिहासिक पुरुष है। इसलिए हम उन पर आज गर्व कर रहे हैं या उनकी जयंती मना रहे हैं या उन पर हमको अभिमान है, इसलिए हम एकत्रित हुए। दूसरी एक बात, पूरे भारत के समाज जीवन में, पूरे भारत में यह चर्चित है और जिन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को चर्चा में लाया, आज से 20 साल पहले यहां बैठे हुआ कोई भी आदमी नहीं जानता था कि वल्लभ भाई प्रधानमंत्री बनने वाले थे और उनको नहीं बनने दिया। ये आज से 20 साल पहले आप में से आज इतने लोग भी है वो जानते हैं। हम तो ये कहे कि 10 साल पहले भी सीधी के लोग नहीं जानते थे, और चूरहट और रामनगर के मामला तो बहुत दूर है। देश के अनेक भागों में माना जाता था या जाना जाता था कि वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री होने वाले थे, पर उनको बनने नहीं दिया गया। तो आज हम अगर उन बात को मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो किसी ने आकर आपको ये बात बताई, और जिसने भी बताया उसने आपको उस इतिहास से परिचित कराया। और अगर परिचित नहीं कराया होता तो आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का आपके मन में ख्याल, क्या ये परिवर्तन नहीं है? क्या ये परिवर्तन नहीं है? यानी जिस पिताजी को हम जानते ही नहीं थे, किसी ने आकर हमें बताया कि हमारा पुरखा ये है। एक और समाज जीवन में एक बड़ी मिथक चल रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके दादा ने कहीं पर माल गड़ाया था, माल यानी धन गड़ाया था। नाती को मालूम हो गया तो नाती पंडा पुजारी के पीछे भाग रहा है कि भाई कहां गड़ा है तू बता दे। ये समाज जीवन में चल रहा है अभी। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है, अपनी विरासत को हासिल करने का मामला है। अगर किसी महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो ब्लेम है, जो आरोप है, कौन लगाता है? ये आरोप हम पर है पूरे देश में कि ये जो लोग हैं, ये लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये आरोप हम पर आरोप। और हमारे वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको नहीं बनने दिया गया, अर्थात उनको रोका गया। वे क्या कारण थे? वो कौन से कारण थे जिस वजह से वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया? जब कोई जात के ब्राह्मण नहीं थे। ये सवाल है। नहीं बनने दिया, ये तो हमको आने वाले मेरे पहले जितने लोग आए होंगे उन्होंने आपको ये बताया कि उनको बनने नहीं दिया गया। अब ये कहां से पता चला? जब वल्लभ भाई पटेल को मानने वाले लोगों ने वल्लभ भाई पटेल का इतिहास पढ़ा। ये प्रयास किसी ने किया? आप में से कोई भी नहीं है, पर कोई ना कोई आप में से ऐसा एक व्यक्ति था जिसने वल्लभ भाई पटेल का इतिहास खोजने की कोशिश, तो उसको क्या कहेंगे आप? विरासत ढूंढने की कोशिश की। उसने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश नहीं। जैसे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिनको हम आज की तारीख में अनटचेबल कहते हैं अंग्रेजी में, जिनको आप हरिजन इस तरफ कहते हैं, उन लोगों को बाबा साहब पर अंधा विश्वास है।
बीच में कभी कोई महान पुरुष पैदा नहीं हो, कभी उनमें महापुरुष पैदा। तो जब उनको अचानक कोई चीज मिल जाती है तो आदमी क्या करता है? एक तो सहजने की कोशिश करता है या फिर उसका प्रदर्शन। दो चीज होती है, एक तो उसको संभाल कर रखने की कोशिश करता है और एक आदमी क्या करता है? उसका दिखावा करता है। ये मनुष्य का तरीका है। तो वह व्यक्ति जो भी रहा हो, हम तो नहीं थे, पर उस व्यक्ति ने वल्लभ भाई पटेल का इतिहास खोजा, और जिस आदमी ने इतिहास खोजा वो अंग्रेजों के काल का खोजा, तब भारत का किसी आदमी ने खोजा। अंग्रेजी काल में वल्लभ भाई पटेल के साथ जो व्यवस्था में जो व्यवहार हुआ उसको उसने खोजा, और उसने अकेले ने यह प्रण किया कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ? न्याय नहीं हुआ। न्याय होता तो उसको ये बात बताने की जरूरत नहीं होती कि उनको बनने नहीं दिया। क्या शब्द है? उनको बनने नहीं दिया गया, ऐसा आरोप है। तो उसने कारण बताया कि बनना था वल्लभ भाई पटेल और उनको रोका गया, उनको रोका गया। इसका मतलब उनके साथ अन्याय हुआ, और जिनके साथ अन्याय हुआ, क्या उस बात को आज की तारीख में बताना अपराध है? अपराध है। और जिनको बताया जाने वाला है अब उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। आप सोचने की कोशिश करिए, आपके पुरखों के साथ जो अन्याय हुआ वही अन्याय उसके नाती के पास भी, ये आज जो उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी बैठी है वल्लभ भाई पटेल की, इसके साथ भी सेम वही परिस्थितियां निर्माण हो रही है। पर लोग नहीं आ रहे हैं। ये बात आप अभी जो वक्ताओं ने रखा कि लोगों को जीतू सर बहुत बता रहे पर लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कभी सोचा आपने? नहीं आ रहे ये तो ठीक है, पर क्या हम में से आंदोलन चलाने वाले बहुत सारे लोग यहां बैठे, कभी आपने सोचा लोग क्यों नहीं आ रहे? मामला ये नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, मामला यह है कि लोग क्यों नहीं आ रहे। एक कारण मेरे सामने आया, यही रामनगर का है। क्या कारण नजर आया? कि हमारे राघवेंद्र भैया बात मूल निवासी की करते हैं, और मूल निवासी SC ST OBC बताते, और उनका दुश्मन ब्राह्मण बताते हैं, उनका दुश्मन ब्राह्मण बताते हैं। ये थोड़ा समझने के लिए आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। पर ब्राह्मणों का विरोध करते समय वो भगवान राम को लेकर ब्राह्मण का विरोध करते हैं। समझ में आ रहा है? मूल निवासी ब्राह्मण की सामाजिक व्यवस्था का गुलाम है। उसने जो सामाजिक व्यवस्था बनाया उस सामाजिक व्यवस्था के तहत मूल निवासी गुलाम है। तो मूल निवासी कौन सा गुलाम है? सामाजिक गुलाम। और जो भगवान राम, श्री कृष्ण, जितने भी देवी देवता है, माता दुर्गा, सरस्वती, ये जो है ये धार्मिक है, ये धर्म का मामला है। कारण कौन सा है? सामाजिक। सामने किसको रखा आपने? धर्म को। और धर्म को एक और धर्म का मामला हुआ, फिर रखा राजनीति। कितने मामले हुए? अब अगर राजनीति से शुरू करते हो तो धर्म पे आके खड़े हो जाओगे। तो आपका जो मूल मुद्दा है, जो आंदोलन का बेस आधार है, वो सामाजिक गुलामी का है, वो कोसों दूर चला जाता है। और आपको दिग्भ्रमित करने के लिए जो आपका सामाजिक दुश्मन है वो दुश्मन बचा रह जाता है, और आप दोनों जो उसके फायदे की चीजें हैं उस पर आप उलझकर रह जाते हो। तो जैसे ही आप देवी देवताओं का विरोध करते हो तो उसको निर्माण करने वाला आदमी बचा रह जाता है।
वो दिखाई नहीं देता। तो आप जो तीर छोड़ते हो वो निशाने पर जाने की बजाय आजू बाजू जाना शुरू कर देता है। इससे भी कुछ लोग नाराज, इससे भी कुछ। और मूल निवासी के किसी भी केडर कैंप में जीतू सर आज की तारीख में 2-2.5 महीने से यहां है, कभी भी भगवान राम पर या माता दुर्गा पर या माता सरस्वती पर हमने कभी भी कोई बात कही। अब राघवेंद्र भैया को कहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो इस शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। शिक्षण और प्रशिक्षण में धर्म भावना है और भावना का कोई और छोर होता नहीं है। अगर आप किसी को भावनात्मक उसको टच करेंगे तो आपके साथ जुड़ने की बजाय टूटता चला जाए। और जो हम आंदोलन चला रहे हैं ये जुड़ने का आंदोलन है और आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हो और कहते हो कि वो जुड़ता ही नहीं। यानी आदमी का ट्रीटमेंट वेटनरी के डॉक्टर से करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अरे वेटनरी का डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है और वो जो ब्राह्मण है जिसका नाम आज की तारीख में मोहन भागवत है, मोहन भागवत पेशे से वेटनरी का डॉक्टर था, वो हमारे समाज का वेटनरी से ट्रीटमेंट कर रहा है। आपको ये जानकारी बता, मोहन भागवत नाम का जो ब्राह्मण है वो वेटनरी में डॉक्टर था, वेटनरी का डॉक्टर था, वो मनुष्य का डॉक्टर। तो हमारे समाज का जो मामला है वो वेटनरी का डॉक्टर ऑलरेडी है। आपको इंसान का डॉक्टर बनना पड़ेगा राघवेंद्र भैया, क्योंकि वो पशु बनाने का जो काम है अर्थात बिना सोचने वाला आदमी बनाने का काम है वो हमारे दुश्मन के पास है। और वही काम कौन कर रहा है? हम भी कर रहे हैं। हम दुश्मन का काम कर रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं? किसका काम कर रहे हैं? और लोग कहते हैं क्या मूल निवासी के लोग ऐसे ही बताते हैं। तो मेरे तो समझ में आता नहीं है कि मैंने तो कभी ऐसा बताया नहीं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता नहीं और कहां से मटेरियल आ जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मूल निवासी आंदोलन के लोग कभी भी धार्मिक भावनाओं पर, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म की पूजा पाठ उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर अगर आप किसी की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाते हो तो भारत के संविधान का विरोध करते हो, भारत के संविधान का विरोध करते हो, तो ये सभी महापुरुषों का विरोध करते हो। तो आप समान के दुश्मन हो कि मित्र हो? कौन हो? कौन हो? हमारा सत्यानाश करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत है जब अपना ही आदमी सत्यानाश करने निकला? अरे विभीषण जिंदा है तो रावण को मारने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो कृपा कर ये भी ध्यान दो। तो मैं वल्लभ भाई पटेल का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है और हमको मना किया जाता है कि आप वल्लभ भाई पटेल पर बोलोगे तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उस पर मत बोलो। अभी हम यहाँ गए थे, कहाँ भैया? उस पर ही वहां पर मंच से कहा गया कि वल्लभ भाई पटेल पर बोलिए, पर वल्लभ भाई पटेल के साथ जो अन्याय हुआ उस पर ना बोलिए। बताइए, तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या बताऊंगा मैं? राघवेंद्र भैया जैसे बताना पड़ेगा, उसकी मां का ये नाम था, उसके पिताजी का ये नाम था। तो कहानी का काम ब्राह्मण के पास है। सत्यनारायण भगवान की कहानी, कहानी कौन बताता है? कहानी उसका, कथा और कहानी हमारे दुश्मन का काम है, हमारा काम नहीं। हमारे पुरखे और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को बताए बिना हम अपने समाज को जागृत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जिस एक व्यक्ति ने जिसने ढूंढा, और वो कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा जिसके दिमाग में ये विचार आया, आइडिया आया कि भाई वल्लभ भाई पटेल को ये बामसेब के लोग सबको रखते हैं पर वल्लभ भाई पटेल को नहीं रखते। मुझे रीवा से आज फोन आया था, उन्होंने जब जयंती मनाई तो उन्होंने कहा कि भाई वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिभा है
आप बामसेब के बैनर में क्यों नहीं लगाते? कुछ दिनों पहले एक और सवाल आया था कि जो चमार जाति के लोग हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि कांसीराम की फोटो आप बामसेब के फोटो में क्यों नहीं रखते? स्वाभाविक है सवाल सही है। अगर ये सच है तो क्या इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो लोग अपने समाज को अन्याय के जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात बताने की जिसकी ड्यूटी है, उसकी पहली ड्यूटी है कि आखिर ऐसा क्यों, ये बताने का हमारा काम है। तो वही बात जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि वहां पर ये हमको मना किया गया था कि आप वल्लभ भाई पटेल की तो बात बताइए पर राजनीति की बात ना करिए। क्या है राजनीति? एससी एसटी जिसको आज कहते हैं संवैधानिक परिचय के आधार पर, इसके पास एक शब्द लगा हुआ है, वो शब्द है पिछड़ा। झगड़ा कहां है? कहां है? पिछड़ा। आप सभी के साथ एक शब्द लगा हुआ है पिछड़ा, और उसके अलावा किसी के साथ शब्द ही नहीं लगाया अगड़ा। भाई कोई आगे रहेगा तभी ना पिछड़ा लगेगा, नहीं लगेगा। कोई आगे रहेगा तभी ना उसको पिछड़ा कहा जाएगा या पीछे है कहा जाएगा। तो यहां जितने लोग बैठे हैं वो सारे लोग आज की तारीख में पिछड़ा शब्द में जीवन यापन कर रहे हैं, पर गलत फहमी में जी रहे हैं, मगड़े हैं। मामला कहां गड़बड़े? पूरे भारत में संविधान निर्माताओं ने, जिसमें वल्लभ भाई पटेल भी थे, और वल्लभ भाई पटेल भी पिछड़ा वर्ग में आते, उस समय भी आते थे और अभी भी उनकी जाति पिछड़ा में आती है। तो क्या वल्लभ भाई पटेल पिछड़ा होने में गर्व महसूस करते थे? सवाल खड़ा होना चाहिए। अगर वो पिछड़ा नहीं होते तो प्रधानमंत्री होते। कौन होते? प्रधानमंत्री। अगर वो पिछड़ा नहीं होते तो क्या होते? भारत के प्रधानमंत्री। वो पिछड़े थे इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था खड़ी सामाजिक व्यवस्था है। ऊपर में ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है, तीसरे पर बनिया है, और बनिया के नीचे चौथा वर्ण है, और चौथे वर्ण का उस समय उनकी सामाजिक व्यवस्था में उसका नाम उन्होंने रखा शूद्र। क्या नाम रखा? क्योंकि नाम रखने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण के पास है। नामकरण और शुद्धिकरण का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण के पास है। वह अधिकार क्षत्रिय के पास नहीं है, वह अधिकार बनिया के पास नहीं। पर जिस समय यह निर्णय लिया जा रहा था कि भारत का वजीर आजम कौन होगा, तो जो लोग उस कार्य समिति में थे, जिनको अपना मुखिया चुनना था, वो ईमानदार लोग। कौन लोग थे? वो 12 लोग वो ईमानदार थे, पूरे लोग 14 थे। कितने लोग थे? 14 लोगों को मिलके भारत का प्रधानमंत्री का चयन करना था। ये लिखा हुआ इतिहास है, ये मेरा इतिहास नहीं। और उसमें 12 लोगों ने ईमानदारी का परिचय दिया, और ये परिचय देकर विश्वास जताया कि अगर वल्लभ भाई पटेल सारे देश की राजा महाराजाओं की सल्तनतों को एक कर सकता है, तो 6743 जाति में बटा हुआ ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो शूद्र वर्ग है चौथे वर्ण का, इसको भी एक ने एक दिन ये एक करेंगे। ये भय किसको भय हुआ? जिसकी एक जाति है उसको भय हुआ कि ये 6743 जाति अगर ये 566 रियासतों को एक कर सकता है, ये राजा महाराजाओं से नहीं डर सकता, तो ये 6743 जाति को भी एक कर सकता है। जिनको ये भय हुआ उन लोगों ने
12 वोट मिलने के बाद भी वल्लभ भाई पटेल को बनने, ये हुआ अधिकार धर्म। पर जिसने नहीं बनने दिया उसने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। ध्यान रखिए आप, दो चीजों को समझना पड़ेगा। ब्राह्मण धर्म का पालन बनिया ने किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के सर्वे सर्वा अगर कोई थे, और जो 25 पैसे के मेंबर भी कांग्रेस के नहीं थे। याद रखिए आप, हाँ हेलो जो व्यक्ति कांग्रेस जिसके नाम से चल रही थी, कांग्रेस में उसने अगर किसी चीज को, बकरी को भी शेर कहा तो पूरे कांग्रेसी मिलकर उसको शेर मान लेते थे। ऐसा व्यक्ति उस कांग्रेस का मेंबर भी 25 पैसे का नहीं था, पर कांग्रेस में उसके बिना कुछ भी होता नहीं था, और उसका नाम था मोहनदास करमचंद। पर वर्ण व्यवस्था में वो तीसरे वर्ण का था, और तीसरे वर्ण का होने के कारण उसके नीचे केवल एक वर्ण आता है जिसको शूद्र कहा जाता है आज की तारीख में, अदर बैकवर्ड यानी टचेबल, जिसको टच किया जा सकता है, और एक होता है अनटचेबल, जिसको छुआ न जाए। तो जो टचेबल वर्ग था, जिसको ब्राह्मण ठाकुर बनिया टच कर सकते थे, छू सकते थे, उसको ही वो अपने नीचे वाले को गुलाम बना सकता था। अब आप इसका प्रयोग करके देखिए, पूरे चूरहट में जहां जहां मैं गया, गैर पटेल जो है वो पटेलों के विरोध में है। भाषा समझ में आ रही है? जो पटेल जाति है, जो कुर्मी जाति है, उसका ओपिनियन यहाँ पर गैर जो दूसरी जातियां है पटेल को छोड़कर, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। वो किसी भी प्रकार से, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, वो अपने पीड़ितपन का, अपने दर्द का जिम्मेदार पटेल जाति को मानता है। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर जो सच है वो मुझे बोलना है। तो जो गैर पटेल है, गैर कुर्मी है, उसमें गैप बनाने का काम क्या पटेल ने किया? गैर पटेल जो दूसरी जाति के लोग हैं, वो सारे का विचार पटेलों के विरोध में है, ये बनाने का काम किसने किया? कभी सोचा आपने? कभी सोचा? तो मंजू भैया ने जो बात रखी कि किधर जाओगे, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा है तो तू उधर जाना, तो मैं 36 63 वाला मामला आमने सामने का बिल्कुल भी मामला नहीं है। आपका मामला कौन सा है? 36। ये 36 बनाने का जिसने काम किया, उसको आपने कभी भी ध्यान नहीं। मान लेता हूं आप बहुत जागृत हैं, काफी अच्छी आपकी सोच है, आपकी समझ भी बढ़िया है, पर जो कारण है, आप कारण ढूंढने की कोशिश नहीं की, आपने परिणाम पर चर्चा करते हैं। हमने खोजा, हमने एक कारण खोजा कि क्या पटेल ने गैर पटेल को अपना दुश्मन माना? क्यों माना? आज भी आप सर्वे करके देखिए, समाज जीवन में मैं रोज जाता हूं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात हमारे समझ में आती है। और राजनीतिक महत्व का अच्छा किसमें होती है? जिसकी जाति बहुसंख्या हो। किसकी जाति? जिसकी जाति बहुसंख्यांक हो, वो राजनीति में जाना चाहता है, उसमें राजनीतिक महत्व का अच्छा होता है। अब अगर आप जाकर कहोगे दूसरी जाति से कि मैं पटेल हूं इसलिए आप मुझे वोट दो, तो वो आपको देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि समाज जीवन में आपका कोई योगदान नहीं है और आपका त्याग भी नहीं। तो अगर गैर जो पटेल लोग हैं, अगर उनको हम अपने साथ लाना चाहते हैं, तो ये जो विभूतियां है, इनको बताए बिना जो 36 है उसको 63 नहीं।
और जब तक ये 63 नहीं होगा तब तक 33 भी होने वाला, आप कभी भी सफल होने वाले। और उसका आधार क्या है? ये जिन महापुरुषों की हमने प्रतिमाएं लगाई, इनका त्याग, इनका समर्पण उस समाज को बताए बिना आप 33 होने वाले। और जब तक 33 नहीं होंगे उनको दोष देने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आज हम ये घोषित करते हैं कि जिन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिलने के बाद भी, बहुमत मिलने के बाद भी जिस आदमी ने नहीं बनने दिया, वो उस समय की परिस्थितियां थी। उस समय उसके बेटों को अकल नहीं थी। पर जब हमको आज पता चला कि हमारी विरासत इधर है, तो उस विरासत को हासिल करने के लिए अगर वो यूनाइट होने का मामला खड़ा कर सकते हैं, तो हमें भी एकत्र होने में कोई रोकने वाला हो क्या रहा है? एक पटेल वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ बोलता है और एक पटेल वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में कहता है। मैं बड़ा परेशान हूं, ये लड़ाई में मैं खुद फंसा हूं। हमारे ही संगठन में मूल निवासी आंदोलन चलाने वाले लोग, ज्ञानचंद, और वो ज्ञानचंद तो छोड़ो, ज्ञानदास, जो ज्ञान का अंतिम में गुलाम बन जाता है। दास का मतलब होता है गुलाम। ये ज्ञानदास लोगों से हम बहुत परेशान। जो ज्ञान का गुलाम हो जाता है, वो गुलाम सुनता ही नहीं है, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको समझाना बड़ा तो मूल निवासी आंदोलन चला रहे, फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे, और वो जो आंदोलन चला रहे वो एक है। पर जैसे ही वल्लभ भाई पटेल का मामला टेकअप आया समाज जीवन में, तो एक कहता है वो गद्दार था और एक कहता है वो ईमानदार था। कैसे इसको फिर कैसे रखे समाज के सामने? समाज के सामने सवाल है। और जब तक वल्लभ भाई पटेल का आप पुरुषार्थ नहीं बताएंगे, उनका त्याग नहीं बताएंगे, तब तक हमारे में उत्साह निर्माण होने वाला। अगर उनने नहीं बनने दिया और हम भी जाकर अपने समाज को बताएंगे उनने नहीं बनने दिया, तो हम भी बनने वाले नहीं। कैसा संदेश गया? वो नहीं जीता इसलिए मैं भी जीतने वाला, वो मास्टर नहीं बना इसलिए मैं भी बनने वाला। अब नौकरी मिलने वाली नहीं है, पढ़ने वाला पीछे वाला क्या सोचता है? अब मिलने वाली, क्या सोचता है अंतिम? अब पढ़ने लिखने से कोई मतलब। आप अपने समाज को उत्साहवर्धक बनाने की बजाय उसको फिर आप सुलाने का काम करते हो, और सुलाने का काम हमारा दुश्मन भी करता है। तो दुश्मन कौन है हमारा दुश्मन? जिसको बोल रहे वो है कि हम ही है? कौन है? कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये जो मामला है, ये हम अपने समाज को, जो हमारा दुश्मन निराशावाद में पैदा करना चाहता है, जो हमारे में उत्साह कभी बढ़ने ही देना नहीं चाहता, और ऐसी भाषा वह आदमी बोलता है जो आदमी सकारात्मक सोच का, और जिसमें नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक उसका सिद्धांत है और सकारात्मक ये महापुरुषों का सिद्धांत है। उसने सारी चीजों में हम पर निराशा ला दी। निराश है इसलिए हम गुलाम। अगर गुलाम समाज को आजाद करना है तो उसमें महापुरुषों का त्याग और बलिदान की भाषा बतानी। क्या हुआ? गांधी जी की जब हत्या हुई तो हत्या के पहले गांधी जी पर 6 बार आक्रमण हुआ, हमला हुआ। गृह मंत्री कौन थे? पटेल जी। अर्थात गृह मंत्री को उस समय की आईबी ने जानकारी दी कि गांधी जी की हत्या होने वाली है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त। वल्लभ भाई पटेल ने इस कान से सुना और इधर से, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो मामला था कि तूने मुझे बनने नहीं दिया, वो बाद में समझ में आया वल्लभ भाई पटेल के। उसका बदला कब लिए?
अब आप कहेंगे जीतू सर आपको कैसे मालूम? उसका परपोता राजमोहन गांधी अभी भी जीवित है, अमेरिका में रहता है। आप राजमोहन गांधी का अगर वहां सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आ जाएगा। वो कहता है कि वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी की हत्या में शामिल थे। क्या लिखता है? एक किताब लिखता है, गांधी जी का परपोता राजमोहन गांधी जीवित है, अमेरिका में रहता है। आप यूट्यूब में सर्च करिए राजमोहन गांधी तो वो उसका बायोग्राफी आ जाएगी और उसमें ये बात लिखता है वो किताब में कि वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की हत्या में शामिल। और आपको क्या मालूम? नाथूराम ने हत्या किया। क्या मालूम है आपको? ब्राह्मण ने बताया कि नाथूराम ने किया, उसके मीडिया ने बताया, उसने प्रचार किया कि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की। वो जो सामाजिक अन्याय वल्लभ भाई पटेल के साथ हुआ उसका बदला वल्लभ भाई पटेल ने 31 को लिया, 31 अक्टूबर 48 को लिया। ऐसा गांधी जी के परपोते राजमोहन गांधी ने लिखा। अब जो इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे पुरखे के साथ, हमारे पिता के साथ, हमारे दादा के साथ वो जो सामाजिक व्यवस्था में चौथे वर्ण का ब्राह्मण ने हमको बनाया और चौथे वर्ण के लिए उसने धर्मशास्त्रों का निर्माण किया और धर्मशास्त्रों में उसको अधिकार विहीन किया और धर्मशास्त्रों में भगवानों के आधार पर धर्म विहीन किया, अधिकार विहीन किया। ऐसी स्थिति में हम धार्मिक गुलाम नहीं है, हम राजनीतिक गुलाम नहीं है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम सामाजिक गुलाम हैं। अगर गुलामी सामाजिक है तो समाज में बदलाव लाए बिना हमारी ना राजनीति आने वाली है और ना जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में जो खुशियां और वैभव आने वाला है वो भी आने वाला नहीं है। 70 सालों में हमारे लोगों ने राजनीतिक क्रांति करके प्रयास किया। यूपी में लालू ने किया, यूपी में मुलायम ने किया, बिहार में लालू ने किया, उड़ीसा में पटनायक ने किया। ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अभी 3 मुख्यमंत्री कुर्मी है, बिहार में नीतीश कुर्मी है, भूपेश बघेल कुर्मी है। वहां कुर्मियों के भरोसे सत्ता चल रही है महाराष्ट्र में। क्या कुर्मियों की सत्ता नहीं है? पर जो सामाजिक अधिकार है, जो ब्राह्मण सोशल ऑर्डर है, जो ब्राह्मणों का सामाजिक ऑर्डर है, उस तहत धर्म आपको रोकता है। धर्म आपको अधिकार संपन्न होने से रोकता है क्योंकि आप धर्म को मानते हो, सामाजिक अधिकार पर आपका ध्यान जाता नहीं है। तो सामाजिक कैसे आएगा? सामाजिक अधिकार लाए बिना, सामाजिक अधिकार हासिल किए बिना ना राजनीतिक अधिकार मिलने वाले हैं, ना आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। ये तय मानकर चलिए। तो जब तक हम सामाजिक रूप से अधिकार वंचित है, ये अपने आप को नहीं मानेंगे, तो कौन है सामाजिक रूप से अधिकार वंचित, ये देखने का मामला होगा। तो हम ये देखते हैं इतिहास में कि हमको राम ने गुलाम नहीं बनाया, हमको मां दुर्गा ने गुलाम नहीं बनाया, हमको सरस्वती मां ने गुलाम नहीं बनाया, हमको गुलाम बनाया आर्य विदेशी ने। अगर वो विदेश का नहीं होता तो हमको गुलाम नहीं बना। जो आर्य विदेशी ब्राह्मण है उसने 5000 साल या 2500 साल पहले भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसमें जो छल कपट उसमें गुण थे, उसको अवगुण कहना चाहिए, गुण नहीं। वो अवगुणों के आधार पर ये गुणात्मक लोग जो थे, छल कपट से दूर लोग थे, जो दृढ़ लोग थे, ईमानदारी के दृढ़ लोग थे, इन दृढ़ लोगों पर, ईमानदार लोगों को बेईमानों ने हराया। किसने हरा? बेईमानों ने। और हरा करके उनको गुलाम बनाया। तो भारत में रहने वाले जो उस समय लोग थे जिनको हराया उसने, वो प्रथमतः भारत के रहने वाले मूल निवासी थे। और जो मूल निवासी लोग थे बाद में लंबे समय तक उन पर राज कैसे किया जाना चाहिए, इसलिए वो जो सभ्यशील लोग थे जिनकी सभ्यता का उदाहरण दुनिया में दिया जाता है, वो सभ्यता पूर्ण लोग, असभ्य लोग नहीं, असभ्य लोगों ने सभ्यता पूर्ण जीवन जीने वाले लोग क्या किया? उनसे 3 चीजें उसने मूल निवासियों से निकाली। पहले शिक्षा निकाला, क्योंकि शिक्षा से समझ आती है। तो पहले क्या निकाला?
दूसरा, संपत्ति से आदमी को अहम आता है, संपत्ति से अहम का निर्माण होता है, और जैसे ही अहम आता है तो मान सम्मान के लिए लड़ने की कोशिश करता है। ये भाव आता है, अपने आप आता है। जैसे संपत्ति आई आपके पास तो उसमें गर्व होने का अनुभव स्वयं ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गरीबों के साथ बात करना अपने लिए बड़ा छोटापन समझता है, गरीबों के घर बैठना छोटापन समझता है, क्योंकि उसके पास धन तो मान सम्मान के लिए। तो उसने धन निकाला, पहले तो समझ निकाली, बाद में धन निकाला, और जब ये दो चीजें निकाला तब भी उसको मालूम था कि ये संख्या में ज्यादा है, अगर छोटी छोटी लुटकी लेकर भी खड़े हो जाएंगे, एक एक लुटकी भी मारेंगे तो हमारे साथ कभी भी लड़ाई हो सकती है। इसलिए उसने क्या काम किया, वो जो शस्त्र है आत्मरक्षा के लिए आप रख सकते थे उसको भी उसने तो तीन चीजें निकाल करके आपका समाज बनाया, और उसको उसने शूद्र घोषित, और शूद्र घोषित करने के पहले उसने संस्कारों से आपको वंचित किया। आप ऐसे ही शूद्र नहीं बने। उसने गुलाम बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया, और धर्म के आधार पर संस्कार का सहारा लिया, और संस्कार क्या बनाया कि वे लोग जिनका जनेऊ संस्कार होता है वो उच्च होंगे, और जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता वो निम्न। निम्न लोग मूल निवासी लोग थे। मूल निवासी लोगों में शिक्षा नहीं होने के कारण, या उनसे लड़ने का डिफेंस करने की शक्ति नहीं होने के कारण, धन नहीं होने के कारण, हमने अपना कर्म मान लिया कि मेरे कर्म के आधार पर ही ऐसा हो रहा है। वो धन्य हो अंग्रेजों का जिन्होंने ये बात समाज में लाई, शिक्षा की ज्योति जलाई, और उसका कुछ प्रकाश हमारे पुरखों पर आया। और हमारे पुरखों पर जब ये आया तो पुरखों ने खोजा कि वल्लभ भाई पटेल का पुरखा शिवाजी महाराज था, और शिवाजी महाराज ने क्षत्रित्व गुण होता है, क्षत्रिय जाति नहीं होती, ध्यान रखिए आप। क्षत्रित्व यानी लड़ना एक गुण है। जैसे बढ़ई का हुनर होता है, खाट वाट बनाते ना, लोहार का लोहे के औजार बनाना, ये क्या उसका गुण है, गुण होता है। तो क्षत्रित्व एक गुण होता है। ये क्षत्रित्व नाम का जो गुण था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर था, और उन्होंने तलवार चलाने का जो क्षत्रित्व का गुण था उस तलवार के आधार पर राज्य स्थापना किया। तलवार के आधार पर राज्य स्थापन करने के बाद भी जो संस्कार था, धर्म के आधार पर जो संस्कार था, धर्म का आदेश था कि शूद्र शक्तिशाली होने पर भी राजा नहीं बन सकता। धर्म का निर्माण, धर्म शास्त्रों का निर्माण किया, धर्म को उसने आधार बनाया, और शिवाजी महाराज को कहा कि तुम्हारे पास तलवार हो सकती है, तुम्हारे पास बल हो सकता है, तुम राज्य जीत सकते हो, पर जब तक हम संस्कार नहीं करेंगे तब तक तुम राजा नहीं। बड़ा कौन, ब्राह्मण बड़ा कि शिवाजी बड़ा? अभी हमारे लोग बोलते मैं बड़ा, मैं तेली से बड़ा, कुर्मी बोलता है मैं काछी से बड़ा। बड़ा कौन? आपके पुरखों का मामला है, इसे इतिहास पता होना। एक ब्राह्मण जो निकम्मा होता है, जो कभी काम धंधा नहीं करता, जो शिवाजी महाराज के जाति के समाज के लोगों के भरोसे जीवन यापन करता है, वो चमकाता है शिवाजी तू सब कुछ हो सकता है, पर जब तक मैं तेरा संस्कार नहीं करूंगा तब तक राजा नहीं बनेगा। तो राजा बड़ा कौन बड़ा? कौन बड़ा? ब्राह्मण बड़ा कि शिवाजी बड़ा? कौन बड़ा? यानी निकम्मा बड़ा और मेहनती छोटा। जिसके श्रम पर वो जीवन यापन करता है, अहिर के यहाँ का दूध ले जाता है, नाई से फुकट में बाल बनाता है, कुर्मी के यहाँ से अनाज ले जाता है, वो हमारे भरोसे जीता है, फिर भी वो और हम, क्योंकि धार्मिक संस्कार करने का अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है। तो हमारी गुलामी धार्मिक नहीं है, हमारी गुलामी सामाजिक है। सामाजिक आधार पर उसने चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाकर हमको अधिकार वंचित किया, तो अधिकार राजनीति से हासिल होने वाले नहीं है, अधिकारों का संरक्षण राजनीति से होगा। याद रखिए, भारत में जो राजनीतियां चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो,
वो क्या करते हैं, वो आपको सामाजिक अधिकार देने के लिए साथ में कभी नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में आज पूजा करवा लो ब्राह्मण की, किसकी, ब्राह्मण से पूजा करवा, और दूसरे दिन ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का मामला है। ब्राह्मण कल कहां जाएगा पूछना, आप कहां जाएगा? यहाँ पुण्य का आशीर्वाद दिया, स्वर्ग का आशीर्वाद दिया, और उधर कोर्ट में जाएगा तो क्या कहेगा? हाई कोर्ट में जाकर इनको नहीं मिलना चाहिए, स्टे लगा देगा। यहाँ मेरी भाभी को लगता है ब्राह्मण बड़ा अच्छा आदमी है, देखो कितने अच्छे मंत्र पढ़ा मेरे बेटे को बनाने के लिए, मेरे नाती को सुधारने के लिए, और वो भी जोर जोर से कहता है ओम नमः शिवाय, क्या क्या बोलता है वो, उसका तो वही जाने, उसके बारे में ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते। तो मेरे घर के लोग खुश होते हैं कि इसने आशीर्वाद दिया, इसने कल्याण भव कहा, और दूसरे दिन वो हाई कोर्ट जबलपुर में जाके स्टे लगाता है कि देखना जिसको मैंने आशीर्वाद दिया हो उसको ये अधिकार कभी नहीं मिलना। दुश्मन को भगवान राम दुश्मन नहीं है, माता दुर्गा दुश्मन नहीं है, उनको निर्माण करने वाला और उनके आधार पर जीवन जिसका चलता है वो ब्राह्मण खतरनाक है। देवी देवताओं का विरोध करोगे ब्राह्मण बचा रहेगा, ब्राह्मण बचा रहेगा तो आपको जीवन में कभी भी अधिकार संपन्न बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंजू भैया से हम 10 वर्ष का समय लेते हैं, स्टाम्प कल बनाया जाएगा, 10 वर्ष का समय लेता है ये जीतू, चूरट छोड़कर नहीं जाएगा, चूरट छोड़कर, पर आपके साथ और सहयोग के बिना नहीं होगा। कम से कम साथ में मत आना, मानसिक रूप से SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी सुबह 5 बार बोलना, इतना बार करना। चूरट का नक्शा अगर राजनीतिक बदल के नहीं दिया तो मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं, मैं आंदोलन छोड़ दूं। तो कसम मुझे वल्लभ भाई पटेल की, कसम मुझे शिवाजी महाराज की, और जिन जिन लोगों ने समता का आंदोलन चलाया, हमारे जीवन में समता स्थापित करने के लिए जिन जिन लोगों महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उन सबकी शपथ लेके ये कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते हमने उच्च होने का गर्व छोड़ देना चाहिए। हम मूल निवासी है और ये सारी धरती हमारा है, इस बात का गौरव अगर करते हैं तो हम आजाद होने का मामला है, केवल राजनीति में विधायक सांसद का मामला नहीं, अपने भविष्य के निर्माता हम होंगे, राजनीति नहीं। राजनीति बहुत छोटी चीज है, विधायक बनना बहुत बड़ा मामला नहीं है, सांसद बनना बहुत बड़ा मामला नहीं है। जो निर्णय हमारा होगा उस निर्णय के मुख्तियार हम बनेंगे, हम आजादी लाएंगे। आजादी से राजनीति आ ही जाती है, राजनीति से आजादी आने वाली नहीं है। सामाजिक आंदोलन से हमारे पुरखों का जो सपना है, वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है, और जो बात ये कही जाती है कि भारत के संविधान में वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं है, उन बुद्धिमान लोगों से, उन ज्ञानदास लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे जाके अच्छे से भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन जो लगे और सारे 296 लोगों में जो डिस्कस हुआ उसको एक बार पढ़े कि वल्लभ भाई पटेल का इस विश्वव्यापी भारतीय संविधान बनाने में, विश्व का आइडियल भारत संविधान बनाने में क्या योगदान था, इसको वो पढ़े और उसके बाद समाज जीवन में ले जाए। क्योंकि गलत बात बताने से समाज का जितना नुकसान हुआ उतना अच्छी बातें समाज में गई नहीं है। समय लगेगा, देर होगी। मंजू भैया 22 साल से लगा हूं, दाढ़ी मूछ उस समय निकली भी नहीं थी, मैं कहीं से भी निरुत्साह नहीं हूं, मुझ में आज भी वही उत्साह है क्योंकि मेरे समाज में मेरे द्वारा किए गए कार्य का परिणाम दिखाई देता है और जो जिस कार्य को करता है उसको महसूस करना होता है। और बहुत बार मैंने ये कहा कि चूरट के इतिहास में कभी किसी प्रजापति से आज तक दाऊ साहब पर हार नहीं चढ़ाया गया। 9 तारीख को हमने मूल निवासी दिवस मनाया और 4 दिन ब्राह्मणों को मीटिंग करना पड़ा कि किससे दाऊ साहब का स्वागत 15 अगस्त को किया जाए। वो कमलापति प्रजापति से उस दिन स्वागत करा दिया गया। 9 अगस्त के कान नाक दबाओगे मुंह खुलता है, नाक दबाओगे ये हुआ। तो जो कार्य करता है
वही व्यक्ति परिणाम और परिणाम आने के पहले पूर्वानुमान रखता है। अगर हम पूर्वानुमान लेकर नहीं चलेंगे, हम अपने समाज को हर्षोत्तेजित करेंगे, तो हमारा समाज कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो पीड़ित लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोग हैं, वो लोग एकत्र आ सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन गैप पैदा किया गया कि पटेलों के विरोध में गैर पटेल जो विरोध में है, वो ऐसी बात फैलाई गई कि पटेल साधन संपन्न है, अगर तुम इनके साथ जाओगे तो राजनीति में इनको सब मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात जिस व्यक्ति ने पैदा किया उसका नाम ही ब्राह्मण है। हो सकता है उसका सहोदर यानी सगा भाई भी साथ में हो सकता है। इस वजह से आपको बनने में तकलीफ हो रही है। तो इतिहास याद भी रखना चाहिए कि ब्राह्मण और ठाकुर किसी पार्टी का नहीं होता। इंद्रजीत लड़ते हैं तो पटेल किधर होते हैं, आपको इतिहास पता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत। इंद्रजीत पटेल लड़ते हैं तो ठाकुर किधर होते हैं, आप लोगों को पता है, ज्यादा बताने की जरूरत। अगर वो चौपड़ बदमाश है तो हमको छेपड़ बदमाश होना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण को हराना है तो हमको महाब्राह्मण बनना पड़ेगा। जब तक महाब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक वल्लभ भाई पटेल की जो शहादत है उसको भी सलामी जाने वाली। चाहे तुम कितने ही नारियल फोड़ लो, कितनी भी जयंती बना लो, हमको अपने पुरखों का बदला तो लेना है। अगर हम बदला नहीं लिए तो उसकी नालायक संतान होंगे। तो फिर वल्लभ भाई पटेल अगर जीवित होंगे तो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो। अब आपको तय करना है दोनों में सपूत हो कि कपूत हो। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से आपने सुना और इसलिए सभी लोगों को कुछ कठोर शब्द बोल दिया होगा तो क्षमा चाहूंगा। जय भीम, जय मुर्मू।